is Follow Your Passion, and as you all know, we are completing our left part of the chapter Party and Party System. So let's start with the topic of nature of Congress dominance. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि नेचर क्या था कांग्रेस की डोमिनेंस का, कैसे वो इतनी इन्फ्लुएंस रही वन पार्टी सिस्टम। बिकॉज देखिए ये सबसे बहुत ही ओल्डेस्ट हमारी पार्टी है जो कि 1885 से इसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी एज अ प्रेशर ग्रुप। ये डायरेक्टली एक पार्टी नहीं बनी थी, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी थी, एज अ प्रेशर ग्रुप ये हमारे सामने आई थी 1885 में। तो जो कांग्रेस है उसका डोमिनेंस बहुत ज्यादा इसलिए भी रहा है क्योंकि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल तो बहुत सारे लीडर्स में उन्होंने बहुत ही लीड रोल प्ले किया है। तो वन पार्टी स्टेट की अगर बात करें तो देखिए वन पार्टी स्टेट का मतलब होता है दो तरीके से, हम इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करते हैं पार्टी एंड पार्टी सिस्टम की, तो वन पार्टी सिस्टम जहां पर अदर मीन्स अगर हम बात करें मल्टी पार्टी सिस्टम की, किसी अदर पार्टी को कोई परमिशन ही नहीं होती थी एंट्री करने की, तो वो वन पार्टी स्टेट हमारे चाइना, क्यूबा, सीरिया इन कंट्रीज में। उसके बाद देखा जाए अगर लीगल और मिलिट्री, ये क्या थी एक हमारी डोमिनेंस वाली पार्टी कि यहाँ आप मिलिट्री लगा लीजिए या लीगल लगा लीजिए, बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी के साथ एक ही पार्टी हमेशा डोमिनेंस में रही है, म्यांमार, बेलारूस एंड इजिप्ट में। तो ये था हमारा इंटरनेशनल लुक पार्टी और पार्टी सिस्टम का। अब अगर हम बात करें एज लाइक इंडिया, एक ऐसी हमारे सामने पार्टी आती है जो कि प्रॉपर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद बहुत ही बड़ी पार्टी बनकर सामने आती है। डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस में जो पार्टी हमारे सामने आती है मेजोरिटी के साथ जीतकर, वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, साउथ अफ्रीका की पार्टी थी। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से डोमिनेंस इस पार्टी का इतना था कि मेजोरिटी के साथ ये हमेशा वहां पर जीतती थी। अगर हम बात करें कांग्रेस डोमिनेंस की रूट्स की, तो देखिए बार बार हम इन बातों को डिस्कस करते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में वो लोग साथ थे जो हमारी पार्टी के लीडर्स थे, बहुत सारे मेंबर्स थे, एक्टिव मेंबर्स थे। तो इनहेरिटर हम इसको कह सकते हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी थी, बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी थी, इंक्लूसिव थी नेचर में। मींस जो आइडियोलॉजी रखते थे हमारे जो कांग्रेस पार्टी है उसकी जो आइडियोलॉजी होती थी, दे इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग। उनका जो नेचर था वो इंक्लूसिव रखते थे, हर एक आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करते थे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात थी जिसकी वजह से इनका जो डोमिनेंस है वो 3 इलेक्शन में हमें देखने को मिला है, फर्स्ट जनरल 3 इलेक्शंस में। उसके बाद देखिए एक प्रेशर ग्रुप बनकर के 1885 में हमारे सामने आ चुकी थी। तो बहुत ही इट्स ऑब्वियस बहुत पुरानी और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड जो पार्टी थी वो थी हमारी कांग्रेस। इसको राइट टू विन पार्टी बोला जाता है। अब देखिए आइडियोलॉजिकल कॉलिजन भी सामने आता है। आइडियोलॉजी क्या होती है? एक विचारधारा कि जिसके थ्रू हम काम करते हैं। तो बहुत सारी अभी हमने बात की कि इंक्लूजन था इनकी पार्टी में, इनकी जो आइडियोलॉजी थी कहीं ना कहीं इंक्लूजन पे काम करती थी। इंक्लूसिव यानी कि चीजों को इंक्लूड करने में, एक्सक्लूड नहीं करती थी, इंक्लूड करने में विश्वास रखती थी। तो इसी तरीके से इनकी आइडियोलॉजिकल अगर कॉलिजन देखें, कॉलिजन का मतलब क्या होता है? जब डिफरेंट पार्ट एक बन जाए, एक ग्रुप बन जाए। अब देखिए डिफरेंट पार्ट का मतलब है कि इट्स ऑब्वियस अगर हमारा ये देखिए 6 लोगों का एक ग्रुप है, हर एक A, B, C, D, E, F इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा इंडिविजुअल जिसकी बहुत ज्यादा आइडियोलॉजी या मेंटेलिटी एक दूसरे से मिलती हो, इंडिविजुअल डिफरेंस ना हो। तो उसके बाद भी लेकिन एक ग्रुप में काम करना, डिफरेंट आइडियोलॉजीज को लेकर भी एक ग्रुप में काम करना, दैट इज नोन एज कॉलिजन। कॉलिजन की शुरुआत इन्हीं चीजों से हुई है कि हम कैसे एक साथ मिलकर एक ग्रुप के लिए, अपनी कंट्री के लिए, किस तरह से अपनी पार्टी के लिए काम करें। तो यहीं से इसकी जो आइडियोलॉजी है, कॉलिजन की जो शुरुआत है, जो डेरिवेशन है वो आई थी। अब देखिए आइडियोलॉजिकली अगर बात की जाए तो कितनी कॉलिजन देखने को, मतलब कितने अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग आइडियोलॉजी देखने को मिलती थी हमारी कांग्रेस पार्टी में। कहाँ बात होती है रिवोल्यूशनरी की? बिल्कुल अपोजिट
पैसिफिस्ट इसमें ही होते थे, कंजर्वेटिव जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई चेंज हो, बट रेडिकल भी थे उस पार्टी में कुछ लोग जो चाहते थे चेंजेस बहुत जरूरी है हमारी पार्टी के लिए, राइट विंग थी, लेफ्ट थी, एक दूसरे को अपोजिट, राइट मींस जो रिच पीपल जिनको सपोर्ट करते थे, लेफ्ट जिनको अगर हम बात करें तो पुअर पीपल की। तो बहुत सारे डिफरेंसेस के साथ भी वो इंक्लूसिव वाले नेचर से चलती थी कांग्रेस। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं जिसकी वजह से हम कांग्रेस के डोमिनेंस को देखते हैं हमारी हिस्ट्री में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में। उसके बाद देखो धीरे धीरे बाई पार्टी सिस्टम आता है। बाई पार्टी सिस्टम मींस क्या होता है, जहां दो पार्टी का डोमिनेशन चलता है, जहां अब क्या है वन पार्टी इरा से हटकर क्या आ गया है, डोमिनेशन जो पॉलिटिक्स है, राजनीति जो है वो क्या हो गई है, दो पार्टीज में बाइफरकेट हो गई है। जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है यूएसए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, उसके बाद यूके लेबर एंड कंजर्वेटिव पार्टी। सो ये टू पार्टी सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेवलपिंग द प्रॉपर एंड सक्सेसिव डेमोक्रेसी, दैट इज नॉन एज मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी जो कॉलिशन है उसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो इट्स ऑब्वियस इंडिया है। इक्वल कैपेसिटी, इक्वालिटी जहां पर हम मान के चलते हैं। नेहरू जी, अब देखिए थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि फर्स्ट इलेक्शंस के बाद जैसे कि जनरल इलेक्शन होते हैं तो हमारे पीएम कौन बने थे, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी। अब वो मई 1964 में पास हुए, वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो अब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन अराइज होता है कांग्रेस के सामने कि हु आफ्टर द नेहरू जी, अब किसको लाया जाए नेहरू जी के बाद। तो नेहरू जी के बाद बहुत ज्यादा डिस्कशन के बाद जो हमारे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे लाल बहादुर शास्त्री को और उनकी जो पार्टी मेंबर हैं दोनों ही मिलकर, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस भी और पार्टी मेंबर भी, क्या कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को लाया जाए। अब लाल बहादुर शास्त्री को क्यों लाया जाए, क्योंकि देखिए बहुत ही अगर हम कहें बिना किसी कंट्रोवर्सी के उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे और बहुत ही अच्छे काम किए हैं, बहुत पॉजिटिव काम किए हैं। तो उन्होंने बहुत से, आपने देखा होगा जय जवान जय किसान का नारा भी लगाया था उन्होंने। लाल बहादुर शास्त्री जी जिस वक्त आते हैं, जिस टाइम उनको पीएम बनाया जाता है, जिस टाइम उनको लाने की सोची जाती है कांग्रेस में, उस टाइम जो कंडीशन थी, पॉवर्टी थी, एपिडेमिक था, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी जिसके बाद हमें कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए था जो इन सबको संभाल सके अच्छे से, और वो हमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन दिखा, लाल बहादुर शास्त्री, और उन्होंने बहुत हद तक संभाला भी इन चीजों को। जिसके बाद 10 जनवरी 1966 को वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। जब वो एक दौरे पे होते हैं ताशकेंट में जब वो जाते हैं तो वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद बहुत ही बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कांग्रेस के सामने, अब आफ्टर नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री हु, किसको लाया जाए, कौन होगा इनकी जगह। तो अब यहाँ पर जो पार्टी होती है, प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी, मेंबर्स होते हैं, उनमें बहुत डिस्कशन होता है क्योंकि हमारे अब कांग्रेस के सामने दो फेसेस थे कि हम क्या करें, मोरारजी देसाई को लें या इंदिरा गांधी को। तो यहाँ से किसको सिलेक्ट किया जाए, तो यहाँ से बहुत सारे डिस्कशन के बाद वोटिंग कराई जाती है, एक सीक्रेट वोटिंग कराई जाती है मिनिस्टर्स की, और उसके थ्रू क्या होता है 2/3 जो है वोट्स किसके फेवर में जाती हैं, इंदिरा गांधी जी के फेवर में जाती हैं, और एट लास्ट उनको चूज कर लिया जाता है। आफ्टर दैट द इमरजेंसी एंड ऑल दैट, वो आप सबको पता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेन एंड इंपॉर्टेंट रिवीजन इन टॉपिक्स ऑफ द पार्टी सिस्टम। फिर भी आपको लगता है कि इस चैप्टर से हमारा कोई टॉपिक रहता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।